नमस्कार, आप देख रहे हैं बात भारत की। और बात भारत की में आज हम बात करेंगे आतंकी गतिविधियों को लेकर। लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर एनकाउंटर्स का सिलसिला जारी हो गया है, क्योंकि पिछले 36 घंटे में 3 एनकाउंटर देखे गए हैं। और अक्टूबर महीने में भी आप देखिए आतंकी गतिविधियां किस तरह से रही। लेकिन सबसे बड़ी बात तो तब सामने आई जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से एक बयान जारी किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को मारा नहीं जाना चाहिए, इन्हें पकड़ा जाना चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और इसके पीछे किसका यहां पर हाथ है। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया, जिस पर उन्हें सवाल पूछा गया एनकाउंटर्स को लेकर, लेकिन उन्होंने कह दिया कि एलजी से जाकर आप पूछ लीजिए कि आखिर एनकाउंटर्स जम्मू कश्मीर के अंदर क्यों हो रहे हैं। तो चलिए इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, क्योंकि विधानसभा चुनावों से पहले लगातार एपिक सेंटर जो है वो जम्मू रीजन को बनाया गया था, लेकिन कश्मीर के अंदर गतिविधियां कम हो रही थी। अब जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर रीजन में काफी तरीके से आतंकी गतिविधियां बढ़ गई हैं, क्योंकि 36 घंटे में 3 एनकाउंटर होना बहुत बड़ी बात रहती है। तो इसी पर चर्चा करना बहुत जरूरी है कि आखिर जम्मू कश्मीर के अंदर सुरक्षा को लेकर जो एक बड़ी बात कही जाती है, जहां पर ग्राउंड जीरो पर सुरक्षा बल भी डटे हुए हैं, लेकिन इस पेच में किस तरह से आतंकी गतिविधियां हो रही हैं, इसी पर चर्चा कर लेंगे। सरबजीत सिंह हमारे साथ हैं बीजेपी पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। कर्नल सुशील पठानिया हैं हमारे साथ, रिटायर्ड, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। पठानिया जी, सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आऊंगी। एक बड़ा सवाल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से रख दिया है। वो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को पकड़ा जाना चाहिए, पता लगाया जाना चाहिए कि आखिर एनकाउंटर क्यों हो रहे हैं, लेकिन पिछले 36 घंटे से 3 एनकाउंटर होना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। देखिए, ऐसा जब पिछले अगर हम 10-12 दिन के अंदर अगर पीछे जाके देखते हैं तो बहुत ज्यादा एक्टिविटीज बढ़ गई। और ये एक्सपेक्टेड लाइन पे था। मैं कई बार इस बात को बता चुका था अपने आपके कई प्रोग्रामों में कि यहाँ पे इस समय जो सिचुएशन बनी हुई है उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी, अगर आप जैसे ये आपने डिप्टी सीएम को पूछिए, आप बात की कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि आप एलजी से पूछिए, क्योंकि जहां तक सिक्योरिटी और लॉ ऑर्डर मेंटेनेंस की सवाल, डीजीपी जो इसके अंडर आते हैं वो होम डिपार्टमेंट है। होम डिपार्टमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। तो सीएम या उनके डिप्टी सीएम वो तो कभी ये स्वीकार कर ही नहीं सकते कि हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि जिम्मेवारी एलजी की है, ये साफ तौर से जाहिर है। अभी सवाल ये उठता है कि ये घटनाएं क्यों हो रही है। देखिए, पाकिस्तान जो है पूरी तरह से ऑब्जर्व कर रहा था, और इलेक्शन के टाइम में ये नहीं कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है, लेकिन अगर हम वल्नेबल एरियाज को सिक्योर करते हैं या वल्नेबल पॉइंट जहाँ पे आपका पोलिंग बूथ है उसको सिक्योर कर लेते हैं फोर्सेस को पूरी तरह से यूज करते हुए, लेकिन आगे पीछे तो एनकाउंटर चलते रहे इलेक्शन के टाइम भी। तो पाकिस्तान चुप नहीं बैठा हुआ था, उनकी एक स्ट्रेटेजी थी और उन्होंने इस समय का यूज किया कि इस समय जब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेली जाएगी कि जिम्मेवारी किसकी है या किसकी नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि एनकाउंटर क्यों बढ़ रहे हैं और इसको हम रोकने में सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। ये हम हमेशा ये ब्लेम कर देते हैं पाकिस्तान को कि ये निंदनीय है और हम इसका बदला लेंगे, लेकिन हो तो रहा नहीं रहा है। और जहां तक सिक्योरिटी फोर्सेस का सवाल है, वो पूरी तरह से अपना काम बड़े अच्छे तरीके से कर रही। ठीक है, तो सरबजीत जी। इसका सोल्यूशन जो ढूंढने की जिम्मेवारी है, देखिए यूनिफाइड कमांड की अभी पिछले मीटिंग हुई थी जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उसको चेयर किया था। अभी क्या क्या उसके अंदर उन्होंने डिसीजन लिए हैं, क्या क्या सिचुएशन को उन्होंने बांपा है, दैट मस्ट बी शेयर्ड बाय द पब्लिक। पब्लिक को पता होना चाहिए, क्योंकि जो उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी है वो इस समय हमारे चलिए सरबजीत जी लेफ्टिनेंट जवाब गवर्नर दीजिए। साहब के वो ऊपर है। कह रहे हैं कि होम डिपार्टमेंट तो एलजी के पास है और केंद्र सरकार के अधीन ही देखिए है। आशा जी, ये जो आ, आतंकवाद की गतिविधियां हैं, ये नियमित रूप से हम कह सकते हैं कि बहुत कम पिछले 2-4-5 साल में इसमें काफी गिरावट आई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हमारे पड़ोसी मुल्क की एक बौखलाहट है। आज जो कूटनीति है, आज भारत की कूटनीति पूरे दुनिया में आज लोग उसकी सराहना कर रहे हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना है, पाकिस्तान है, और आप आए दिन आप देखते हैं कि जितने भी हथियार आते हैं ये सब पाकिस्तान से आते हैं। तो अब ये एक बुखलाहट है, जहां जम्मू कश्मीर में दफा 370 टूटने के बाद जो शांति का माहौल था, जो इलेक्शन पार्लियामेंट के हुए, यहाँ असेंबली के इलेक्शन हुए, और यहाँ पर भारी वोट जो थे, जो जम्मू कश्मीर की आवाम थी उसने डेमोक्रेसी
बहाली के लिए जो योगदान दिया है, और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बौखलाहट है। और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो सक्षम है, और जितने भी ये ट्रेंड आतंकवादी आएंगे, मैं समझता हूँ कि इनको सबको निस्तो नबूद कर देंगे, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस सक्षम है सवाल तो यहाँ पर बनता है ना जो कि शांति बहाल करने के लिए। हाँ, क्योंकि ये इक्का दुक्का घटनाएं हैं, और मैं समझता हूँ कि ये चलिए सबसे बड़ी संदीप वजीर जी भी इसमें हमारे यही है साथ कि जुड़ जो गए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से हैं। शांति की संदीप जी तरफ बहुत बहुत जम्मू स्वागत कश्मीर है बढ़ रहा के लिए। है, ये देखा नहीं जा रहा। ठीक है संदीप जी, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि बौखलाहट है आतंकियों के अंदर, उसे खत्म करने की कोशिश पूरी तरह से की जा रही है, सुरक्षा बल डटे हुए हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि एनकाउंटर्स हो क्यों रहे हैं, वजह क्या है? इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बात करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से, इससे पहले वकालत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से भी की जाती रही कि पाकिस्तान के साथ बातचीत कीजिए। इन हालातों में क्या बातचीत करना मुमकिन रहता है? लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज ये भी कह रहे थे कि पकड़ा जाना चाहिए, पता लगाया जाना चाहिए कौन है, क्यों करवाया जा रहा है। आप समझते हैं इसके पीछे किस तरह का उन्होंने अपना एक संदेश ही मान लीजिए जो दिया है? संदीप जी देखिए, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। मिलिटेंट्स आ रहे हैं क्योंकि जब तक इलेक्शन नहीं हुए थे तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये क्लेम कर रही थी कि हमने आतंकवाद को पूरी तरह से काबू पा लिया है, और उनकी कोई ऐसी गतिविधि भी नहीं थी आतंकियों की जो जम्मू कश्मीर में हो रही थी। तो हम बड़े मुतमईन थे कि भाई अब हालात काफी हद तक ठीक हो गए हैं और सुरक्षा बलों ने कंट्रोल कर लिया हुआ है। लेकिन जैसे ही सरकार बनती है वैसे ही एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसी गतिविधियां बढ़ती जाती हैं। तो क्या क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए? फारूक साहब ने क्वेश्चन किया है कि जो आतंकी इतनी देर से चुप बैठे हुए थे, या जहां अचानक से इतनी ज्यादा गतिविधियां बढ़ जाना, ये कुछ ना कुछ साजिश का जवाब, कुछ ना कुछ साजिश तो इसमें हो सकती है ना। तो वो साजिश का पर्दाफाश कौन करेगा? यही तो क्वेश्चन, यही तो सवाल फारूक साहब ने पूछा। वो तो कह रहे हैं कि एजेंसीज को ये काम सौंपा जाना चाहिए, पता लगाया जाना चाहिए कि आखिर क्यों एनकाउंटर्स हो रहे हैं, गिरफ्तारियां होनी चाहिए, उनसे पूछताछ होनी चाहिए। जी बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं फारूक साहब। देखिए, जब तक सही बात है, नहीं जाएगा, इनको शायद पता नहीं है कि यहाँ पर का जवाब दे, खुद ही आगे आके संदीप जी जवाब दे पहले हो रहा है। ठीक है, हाँ एक सेकंड सर, आप प्लीज बीच में नहीं बोला, आप मेरी बात सुन लीजिए पहले। संदीप जी, मैंने जवाब मांगा है सरबजीत जी से। अच्छा ठीक है, जवाब दीजिए सरबजीत। देखिए आशा जी, जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर का जो पिछले 35-40 साल से जो इतिहास है, आप सब और हम भी जानते हैं। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना, इससे पहले जब इनका राज था, मैं समझता हूँ कि आतंकवाद बिल्कुल चरम सीमा पे था। मैं आपको बताऊं, कश्मीर को छोड़िए, जम्मू में भी इतनी डिस्टर्बेंस थी कि पाकिस्तान के इतने हौसले जो थे बुलंद थे कि पूरा बॉर्डर डिस्टर्ब था। पूरा बॉर्डर हीरानगर से लेके नौशहरा तक और पूरा कपवाड़ा तक, सब जगह बॉर्डर पे फायरिंग होती थी। और हमारे लोग जो हैं बिल्कुल जीरो बॉर्डर के साथ रहते हैं, खास करके जम्मू प्रोविंस के लोग। आए दिन इतनी फायरिंग होती थी कि दिन को 6 बार, रात को 3 बार, 10 बार फायरिंग होती थी, और लोगों को अपने घरों से पीछे आना पड़ता था, माल मवेशी लेके आना पड़ता था। बहुत बुरी दुर्दशा थी। आज हालात जो हैं वो साजगार, और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता को मैं बताना चाहता हूं कि साजगार हालात यहाँ लाना ये भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही काम है। ये नहीं है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो एलजी के हाथ में है। देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस कहीं पर भी कोताही नहीं बरत रहे हैं। हमारी वेल्ड फोर्सेस के जो जवान हैं वो सक्षम हैं, और वो कहीं पर भी ऐसी कोई वारदात होती है तो इमीडिएटली वहां रिएक्ट होता है। अब देख रहे हैं 2 आतंकवादियों को ढेर किया है। अब जो लोग मरने के लिए आए हैं, संदीप जी जवाब देना चाह रहे हैं शायद। ठीक है सरबजीत जी, हो गया, जवाब दीजिए संदीप। ये तो पहले जी तो बहुत ज्यादा परसेंटेज होती थी। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आज सिक्योरिटी जो है वो केंद्र के हाथ में। संदीप जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि पहले आपके समय में ज्यादातर घटनाएं जो है वो होती थी, आज तो घटनाएं हो ही नहीं रही है, इक्का दुक्का घटनाएं हो रही है। देखिए मैम, बात यह है, सरबजीत जी कह रहे हैं कि जैसे ही कोई वारदात होती है तो सिक्योरिटी फोर्सेस इमीडिएटली एक्शन लेती है। तो मेरा इनको ये कहना है कि वारदात होने ही क्यों दी जाती है? हमारा सवाल तो ये है कि वारदात होने नहीं देनी चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस को प्रॉम्प्टली जो कोई भी साजिश है उसको नाकाम करना चाहिए।
वारदात होने के बाद अगर वहां पहुंचे और बाद में एक्शन लिया तो वो एक्शन, डिलेड एक्शन जो है वो फेलियर का सबूत होता है। तो हमें वारदातों को रोकना है, ना कि वारदात होने के बाद आगे का एक्शन लेना है। तो मैं सरबजीत सिंह जी को ये कहना चाहूंगा कि जो आप इसमें कंपैरिजन कीजिए कि जब एलजी की गवर्नमेंट थी यहाँ पे स्टेट के अंदर, उस वक्त यहाँ पे कितनी वारदातें डाउन हो गई थी और इलेक्शन के तुरंत बाद कितनी ज्यादा इसमें इंक्रीज हुआ है। तो हमारे लिए चिंता का विषय ये है पठानिया जी, इंक्रीज क्यों हुआ है, ठीक है, इसका जवाब हम मांग हाँ रहे तो हैं। अभी चिंता दूर करेंगे ना। पठानिया जी वो कह रहे हैं कि चिंता का विषय ही यही है कि चुनावों के दौरान एक भी घटना नहीं होती है, लेकिन चुनावों के तुरंत बाद इस तरह से घटनाएं, और महज अक्टूबर में ही 5 हमले हो जाते हैं, 28 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर, 20, 16, फिर दोबारा से 20 को गांधरबल में, 16 को शोपियां में होता है, 24 अक्टूबर को बारामूला में होता है, 28 को अखनूर में हो जाता है। तो एक एक करके घटनाएं लगातार बढ़ती चली गई। कारण क्या है और उस पर किस तरह से काम करने की जरूरत है पठानिया जी? देखिए आशा जी, इस समय मैंने दोनों जो हमारे मित्र हैं उनको सुना है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है और इसके अंदर हमें ये तो सबको पता है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी भरपूर कोशिश करता रहेगा, करता रहा है और आगे भी ये घटनाएं होती रहेंगी। अभी सवाल ये है कि ये टाइमिंग की हम बात करते हैं कि ये टाइमिंग कैसे उन्होंने चूज की। देखिए इलेक्शन के बाद ये जब हम बात करें कि जिस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर को एम्पावर किया गया और जो पावर्स इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हैं वो दे आर फिनोमिनल पावर्स। दूसरी तरफ इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, उनके पास खासकर मैं बात करूंगा लॉ एंड ऑर्डर की, तो आईएसआई ने ये महसूस किया कि दिस इज द मोस्ट सुटेबल टाइम वेयर वी कैन एक्सप्लॉइट द communication gap which is existing between the elected government and the lieutenant governor। जहां तक सिक्योरिटी फोर्सेस का सवाल है, अभी दूसरा सवाल ये उठता है, जैसे संदीप जी बोल रहे हैं कि हम इनको रोक क्यों नहीं पा रहे हैं। वेरी वैलिड ऑब्जर्वेशन। हम क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? क्यों हम ये एक पार्टी बोलती है बौखलाहट हो रही है? मेरे हिसाब से वो बड़े स्ट्रेटेजिकल तरीके से काम कर रहे हैं और उसके रिजल्ट आप ग्राउंड पे देख रहे हैं। जिस तरीके से राजनीति का मुद्दा नहीं है, राजनीति का मुद्दा नहीं है ये, इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आज अगर श्रीनगर की खानियार इलाके के अंदर, रिहायशी इलाके के अंदर अगर ये लोग घुस गए हैं, एक घर के अंदर पनाह ली गई, उस घर को उड़ाया गया, तो सवाल ये भी उठता है कि बाहर से उठकर आप यहाँ कामयाब किस तरह से हो रहे हैं। लोकल सपोर्ट पर सवाल उठता है कि नहीं? बहुत ज्यादा। मैं आपको बताता हूँ कि इसका दूसरा ये भी जो फारूक साहब ने सवाल उठाया है उसका संदेश आप बड़ा जैसे बोल रहे हैं कि उनको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है मिलिटेंट्स को, उनसे दरियाफ्त क्यों नहीं कर रहा है। बड़ा क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि इसके अंदर कहीं ना कहीं किसी की मुलव्वस है, तो मैं उसको डायरेक्टली नहीं बोलूंगा। दूसरी बात यह है कि अगर हम इसको रोकते हैं, देखिए कहां से इन्फिल्ट्रेशन हो कहां से रहा है, एलओसी या आईबी 2 सेक्टर हैं। तीसरी हम छोटी सी बात ये मान के चलते हैं कि नेपाल के थ्रू आते हैं, 2-4 उनको वेपन दे दिए जाते हैं। और इस समय अगर हम एलओसी और आईबी को सील अगर क्यों नहीं कर पा रहे हैं कंप्लीटली, पैसे की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है या विल की कमी है? ये सरबजीत जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं दूसरा हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी क्यों हम वहां पर चेक नहीं लगा पा रहे हैं? रिसोर्सेज की कमी है, पैसे की कमी है, बजट नहीं है, क्या वजह है? राजनीति का, हाँ ये राजनीति का मुद्दा नहीं है कि आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, यहाँ पर एलजी साहब हैं। नहीं, राजनीति नहीं हो रही है सरबजीत जी। सवाल पूछा जा रहा है, डिफेंस एक्सपर्ट आपसे सवाल कर रहे हैं कि आखिर कमी कहाँ पर रह रही है। सवाल इसको लेके राजनीति नहीं हो रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, ये हमेशा जब सर्दियां आती हैं तो उससे पहले इन्फिल्ट्रेशन होता है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत जगह, कहीं इक्का दुक्का जगह जिसे अगर ये क्रॉस करके आ जाते हैं। अभी अभी कल परसों हम न्यूज सुन रहे थे कि पाकिस्तान में जो इनका लॉन्चिंग पैड है वहां पर 100 से ज्यादा आतंकवादी तैयार बैठा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा पहाड़ी इलाका है। मैं समझता हूँ कि फिर भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जब भी ये इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, या तो ये वहीं पर बॉर्डर पर भी बहुत बार ये निस्तो नबूद कर दिए जाते हैं, एलिमिनेट कर दिए जाते हैं जो आतंकवादी हैं, लेकिन क्योंकि लोकल सपोर्ट भी कश्मीर की कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन इसमें जो कर्नल साहब कह रहे हैं कि वहां की लोकल सपोर्ट भी इन्वॉल्व है, लेकिन हमारे सिक्योरिटी लोकल सपोर्ट को लेकर सवाल उठ रहा है कि अगर लोकल सपोर्ट ना हो तो फिर इस तरह से घटनाएं नहीं हो सकती हैं। क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा कि आतंकियों के निशाने पर जिस तरह से गैर मुस्लिम बताए जा रहे थे,
लेकिन जो पिछले दिनों एनकाउंटर हुए उसमें मुस्लिम को भी यहाँ पर निशाना बनाया गया, तो ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ गैर मुस्लिम ही वहां पर निशाने पर हैं, क्योंकि गोली किसी धर्म, जाति या समुदाय को देखकर नहीं आती है। जरूर है संदीप जी, बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस तो पूरे जोश के साथ कश्मीर में, जम्मू में सब जगह लगे हुए हैं, लेकिन चूंकि लोकल स्पोर्ट में क्या है कि कभी इक्का दुक्का कोई होता है तो वहां शोर डालते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये 101% है कि लोकल स्पोर्ट के बिना किसी को आइडेंटिफाई करना कि ये बाहर का है, ये यहाँ का है, आप तो ये संदीप जी नहीं है, जरूर इससे संदीप जी से मैंने सवाल किया है। सरबजीत जी, संदीप जी जवाब दीजिए, लोकल स्पोर्ट के बिना नहीं हो सकता है? आपको नहीं लगता कि लोकल लोगों को भी बाहर आने की जरूरत है? मैं समझता हूँ कि ये जो डेमोक्रेसी की बहाली है, अरे संदीप जी, सरबजीत जी वेट कर लीजिए, लेकिन ये भी लोकल पुलिस का ही काम है कि ऐसे एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करके पहले ही न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। ये और किसी का काम तो हो नहीं सकता। अगर कोई लोकल सपोर्ट है भी उनको, जैसे कि सरबजीत जी कह रहे हैं कि उनको लोकल सपोर्ट मिलती होगी, मैं मानता हूं कि मिलती होगी। क्या लोकल्स इन्वॉल्व है इस चीज में, जो इक्का दुक्का कोई बंदे हैं जो इन्वॉल्व है मिलिटेंसी में, उसको न्यूट्रलाइज करना किसका काम है? ये पुलिस का काम है, सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है। आप इस बात से पीछे नहीं हट सकते या अपने आप को बचा नहीं सकते इस बात से कि सर्दियां आ गई हैं तो पासेस खुल गए हैं, तो पासेस में बर्फ पड़ गई है तो इन्फिल्ट्रेशन हो गई। इसका मतलब है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस कहीं ना कहीं इस चीज को लैप्स कर रहे हैं, जो 100%। और दूसरा कि जो ये कह रहे हैं कि इक्का दुक्का इंसिडेंट हो जाते हैं, मैं मानता हूं हो जाते हैं, लेकिन एक ही महीने में 5-5, 6-6 इंसिडेंट होना कोई इक्का दुक्का इंसिडेंट नहीं है। हमें इसी बात का क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि एक महीने में गवर्नमेंट बनने के बाद भी अचानक इतना राइज क्यों हो गया? तो फिर पुलिस को पता होना चाहिए कि लोकल स्पोर्ट कहां पर हो रही है, क्योंकि पिछले दिनों भी जब हम बातचीत कर रहे थे तो उसमें भी सवाल यही उठा कि अगर किसी इलाके का कोई एसएचओ है, उसे ये पता ही नहीं है कि उसके इलाके के अंदर क्या हो रहा है, और इतनी बड़ी घटना अगर हो जाती है लोकल स्पोर्ट के साथ, तो फिर सवाल उठता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही बात बोल रहा हूँ। संदीप जी, मैं भी यही बात बोल रहा हूँ। संदीप जी, पठानिया जी जवाब देंगे इस पर। पठानिया जी, सवाल उठाया उन्होंने पुलिस पर। देखिए, इसके मैंने अभी अपना पूरा नहीं किया था, तो एक वजह ये है कि हमारा जो एलओसी है उसके अंदर गैप एग्जिस्ट कर रहे हैं। इक्का दुक्का बोल लीजिए, दैट्स अ मैटर ऑफ परसेप्शन। नंबर 2, आप रॉ से शुरू हो जाइए, आईबी ले आइए, उसके बाद पुलिस की हैं, आर्मी की हैं, तो आईबी शाईबी, आर दीज एजेंसीज वर्किंग अंडर वन अम्ब्रेला? आई डाउट इट। नंबर 2, जो इंटेलिजेंस मिलती है उसको कॉर्पोरेट किया जाता है। नंबर 3, ये जो हमारे लोकल स्पोर्ट की बात करते हैं, इसमें देखिए 3 तरह के लोग हैं। आपके पास स्लीपर सेल्स हैं, आपके पास ओजीडब्ल्यू है जिनकी डिटेल्स पुलिस के पास है, और उसके बाद आपके पास सिंपैथाइजर है। तो इन 3 कैटेगरी को आइडेंटिफाई अगर आप नहीं कर पाए हैं, मैं 4 दिन पहले की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा 90 से जब ये शुरुआत हुई थी, और जिस समय हमारे फारूक अब्दुल्ला साहब छुट्टियां बताने लंदन चले गए। आपको पता ही है जब ये कश्मीरी एक्सोडस शुरू हुआ था, तो कोई भी जो है, पठानिया जी मैं रोकना चाहूंगी आपको यहाँ पर। क्वेश्चन ये है, बड़ी अपडेट आ रही है इस वक्त, बड़ी अपडेट। हाँ पठानिया जी, मैं वापस लौटूंगी आपके पास, लेकिन बड़ी अपडेट मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर अमेठी से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां पर आप देखिए किस तरह से जो पेट्रोल का टैंकर है वो पलट गया है, और उसके पलटने की वजह से काफी मुशक्कत लोगों को पड़नी पड़ी है, क्योंकि अनियंत्रित होकर ये पेट्रोल का टैंकर जो है वो पलट गया है। टैंकर पलटने से भीषण आग लग गई है और चपेट में चालक और क्लीनर आ गए हैं। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। चालक और परिचालक को अस्पताल में यहाँ लखनऊ की ओर रेफर कर दिया गया है। और जिस तरह से सूचना पुलिस को दी गई है, अमेठी पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंची है, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है, जद्दोजहद यहाँ पर जारी है। भारत पेट्रोलियम का ये टैंकर बताया गया है, जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के अंदर का ये पूरा मामला, जहाँ पर लखनऊ वाराणसी हाईवे पर ये पूरा हादसा जो है वो पेश आया है। तस्वीर आपके सामने है, जहां पर यूपी के अमेठी से इस वक्त आप खबर देख रहे हैं, जहां अनियंत्रित होकर पेट्रोल का जो टैंकर है वो पलट गया है, जिसमें भीषण आग लग गई है।
चालक और सहचालक भी बीच में ही यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन फिलहाल आप देखिए जिस तरह से कड़ी मुशक्कत करने के बाद उन्हें बाहर निकाला गया है, अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया है। लेकिन हालत इस वक्त उनकी क्या बनी होगी ये आप इस टैंकर की तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि धू धू कर ये टैंकर जिस तरह से आग की चपेट में है और जल रहा है। इस वक्त पेट्रोल का टैंकर है जो सड़क के आपने देखा किस तरह से एक किनारे पर पलट गया है, जिसकी वजह से क्लीनर और चालक का यहाँ पर इसके अंदर मौजूद थे। लेकिन फिलहाल परिचालक और चालक को अस्पताल के अंदर रेफर किया गया है, भिजवाया गया है, भर्ती कराया गया है। अब वहां से रेफर किया गया है लखनऊ की तरफ। लेकिन क्या कुछ स्थिति इस वक्त बनी होगी ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये स्थिति का आंकलन आप इस टैंकर में लगी हुई आग से लगा सकते हैं, क्योंकि टैंकर पलटने की वजह से काफी परेशानी लोगों को वहां झेलनी पड़ी। तो पठानिया जी, वापस आप ही के पास लौट रही हूँ। एक खबर जहां पर दर्दनाक खबर ही इसे कहा जाएगा, क्योंकि महज कल दिवाली और उससे पहले भी दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा था। इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन सवाल पठानिया जी ये उठता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब 5 महीने पहले 4 दिन में 4 हमले होते हैं, फिर उसके बाद एक बड़ी मीटिंग होती है जिसमें एनएसए से भी बातचीत होती है। कई लोगों को उस इलाके के अंदर से हिरासत में भी लिया गया था। मैं रियासी इंसिडेंट की बात कर रही हूँ पठानिया जी, जिस तरह से रियासी के अंदर सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी, फिर बाद में आपने देखा किस तरह से हाथ लगी। आपको नहीं लगता है कि कश्मीर के अंदर भी अगर इस तरह से घटनाएं हो रही हैं तो इर्द गिर्द के लोगों को भी हिरासत में लेने की ज़रूरत है, पूछताछ करने की ज़रूरत है कि आखिर लोकल सपोर्ट किस तरह से है? यहाँ जिस तरह से आरोप लग भी रहे हैं कि एक आतंकवादी लोकल है और एक का फॉरेनर है। आई गॉट योर पॉइंट। देखिए, अगर हम 3, 4, 5 महीने की अगर हम बात कर रहे हैं, आपको पता होगा कि यहाँ पे 3000 जम्मू रीजन की बात कर रहा हूँ, जब एपिसेंटर यहाँ शिफ्ट किया गया था, 3000 एडिशनल ट्रुप्स को यहाँ इंडक्ट किया गया, 500 कमांडो को इंडक्ट किया गया, और जो गैप थे जो कि यहाँ से फौज को लद्दाख भेजने में लगे, उसको कवर करने के लिए पुलिस, सीआरपी और बीएसएफ की 75 पोस्ट यहाँ बनाई गई थी। अभी ये चीज जो है मेरे ख्याल में कश्मीर में नहीं हुई है। तो इस समय जो सिचुएशन परमिट करती है टेररिस्ट को या आईएसआई को कि वो कश्मीर को ज्यादा एड्रेस करें, क्योंकि वहां पे उनकी सक्सेस के चांसेस ज्यादा हैं, पकड़े जाने के चांसेस कम है। और एक और बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपने जो एसएचओ की बात की, मैं बड़े बार ये चैनल पे बोल चुका हूं कि ये एक बड़ी यूनिक सिचुएशन है जहां पे हमारी जो पूरी फोर्सेस है उसको सिनर्जाइज करना पड़ेगा। किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर ये वारदात होती है तो डीसी को अकाउंटेबल क्यों नहीं बनाया जाता है? एसएसपी को क्यों नहीं बनाया जाता है? एसएचओ जो एरिया का, चौकी अफसर जो एरिया का, उसको अकाउंटेबल क्यों नहीं बनाया जाता है? उनको इसमें इंटीग्रेट किया जाए। अगर हम काउंटर टेररिज्म ग्रिड की बात कर रहे हैं, दे शुड बी पार्ट ऑफ इट। एंड आई बीन एडवोकेटिंग फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है कि यहाँ पर इस समय जो हमारी प्रॉब्लम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम करती है उसे अकाउंटेबल होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी उनकी होनी चाहिए, चेक होना चाहिए कि आखिर जवाबदेही किसकी है, मौके पर काम क्यों नहीं हो रहा है। जी आशा जी, मैं बिल्कुल इस बात से मुत्फिक हूँ। कर्नल साहब कह रहे हैं कि यहाँ राजनीति से ऊपर उठ के हमारा ये जो मसला है, मैं समझता हूँ कि ये पिछले 35-40 साल से जम्मू कश्मीर आतंकवाद की चक्की में पीसा जा रहा है। आज जो एलजी साहब हैं उनके हाथ में सिक्योरिटी है, लेकिन इससे पहले यहाँ जो भी डेमोक्रेटिक सरकारें आई, आपने देखा कि जब भी वो 5 साल हुकूमत करके गई तो जो आतंकवाद का कैसे जहाँ नंगा नाच हुआ, और 50-60 हजार से ज्यादा लोग जो थे, नौजवान जो थे, वो आतंकवाद की उस भट्टी में झोंके और वो मारे गए, क्योंकि मिलिटेंट जो बनेगा उसको गोली के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ आज ऊपर उठ के बात सोचने की बात है कि ये जो लोकल्स जैसे अभी कह रहे हैं कि एक लोकल मिलिटेंट है, जब तक लोकल की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो हम नहीं समझते हैं कि वहाँ जो कामयाबी उनको कहीं भी मिल सकती है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस बड़े बारीकी में काम करती हैं। शायद कर्नल साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के काम पर कोई उंगली नहीं उठा रहा है, उस पर कोई संशय नहीं है, वो बखूबी अपना काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि इस तरह की वारदातें हो तो रही है ना, कम नहीं हो रही है, सब इस पर मंथन कर रहे हैं लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। संदीप जी,
ठीक है सरबजीत जी, हो गया। अच्छा जी, मेन इसका काम जो मेन आज संदीप जी एक कमेंट कीजिए। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आज बुखलाहट है। तो वो तो आपको देखना है ना, होम डिपार्टमेंट तो आपके पास है ना फिर सरबजीत जी, अगर उस बात पे आते हैं तो। वोट पड़े हैं कीजिए प्लीज जल्दी से। जी देखिए, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं, उससे पहले मैं सरबजीत जी के बात का एक जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा जो पीछे की डेमोक्रेटिक सरकारें थी तो मिलिटेंसी बड़ी बढ़ गई। तो आप क्या चाहते हैं कि हमेशा से यहाँ गवर्नर रूल ही लगा रहे? क्या डेमोक्रेसी बहाल नहीं होनी चाहिए जम्मू कश्मीर में? आपकी तो मेंटेलिटी इस किस्म की है, तो आप क्या ही इस जम्मू कश्मीर को दे सकते हैं अगर इस किस्म की मेंटेलिटी के साथ आप J&K को चलाएंगे? ठीक है, इतनी सेंसिटिव स्टेट है, सियासत को छोड़कर बात होनी चाहिए थी, जो मैंने पहले भी कहा डिबेट के अंदर, लेकिन आप लोग सियासत ही नहीं छोड़ रहे हैं। कर्नल पठानिया, हमने जितने मैं आपके बीच में क्लोजिंग कमेंट दीजिए। ठीक है, हो गया संदीप जी, सरबजीत जी हो गया। आपको नहीं लगता पठानिया जी की राजनीति को छोड़कर एक टेबल पर आने की जरूरत है और आतंकवाद के खिलाफ एक स्ट्रैटेजी तैयार करने की जरूरत है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी काम है ना, ऐसे नहीं होता है जी। हम तो कह रहे हैं, हम पठानिया जी। ठीक है संदीप जी, हो गया, समय का अभाव है, प्लीज सुन लीजिए दोनों। पठानिया जी, आपको नहीं लगता है कि राजनीति को छोड़कर काम करने की जरूरत है? ये ट्रेनिंग लेने के लिए गए हुए थे। आप बिल्कुल अपना भूल जाते हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें ये जो पॉलिटिक्स है इसको बहुत दूर रखना पड़ेगा इससे। ठीक है पठानिया जी, टाइम नहीं बहुत है कि धन्यवाद जुड़ने के लिए। संदीप जी आपका भी धन्यवाद, सरबजीत जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर एक बार फिर से एनकाउंटर्स का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन इस सब के बीच में राजनीति को छोड़कर टेबल टॉक होने की जरूरत है, टेबल पर बैठकर चर्चा करने की जरूरत है सभी पार्टियों को मिलकर, कि आखिर इस आतंकवाद से किस तरह से लड़ा जाए, क्योंकि इसे खत्म करने के लिए अगर बीड़ा उठाया जाता है या फिर काम चल रहा है तो उसे आगे किस तरह से लेकर जाना है, इस पर मंथन होना चाहिए। आप देखते रहिए कार्यक्रम।